हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है क्लाइमेट के ऊपर। और साथ में मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करूँगा सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम आज सॉइल्स के इंट्रोडक्शन और एलुअल सॉइल्स भी आज ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया में स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है रेनी सीजन जो होता है इंडिया का जो रेनी सीजन है उसको हम बोलते हैं एडवांसिंग मूनसून सीजन भी। याद रखना, रेनी सीजन ऑफ इंडिया जो है उसको हम बोलते हैं एडवांसिंग मूनसून सीजन ऑफ इंडिया भी। ठीक है, तो मैक्सिमम रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए मानसून जिस वक्त साउथ वेस्ट मानसून भारत के मेनलैंड में घुसता है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो याद रखना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक, क्योंकि वहाँ का आल्टीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पे माउंटेन्स एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और आपको ये भी मैंने आपको पहले ही बताया कि माउसन राम जो है जो खासी हिल्स में पड़ता है, मेघालय में, है ना, जो खासी हिल्स में पड़ता है मेघालय स्टेट में, तो यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे मानसून के टाइम पीरियड में माउसन राम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है भारत में। ना कि भारत में माउसन राम जो है ना, माउसन राम इज़ वेटेस्ट प्लेस। ठीक है, इट्स रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ये भी याद रखना साथ में ये फैक्ट। तो जेट स्ट्रीम्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। तो जेट स्ट्रीम्स जो है, ये जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ये जो विंड्स मैंने आपको पढ़ाए थे जेट स्ट्रीम्स, ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो ये 27 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये 27 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, 27 to 30 डिग्री के बीच में ये पाए जाते हैं। सो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? ये है ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये सब ट्रॉपिकल, ये भी सब ट्रॉपिकल। उसके बाद यहाँ पे पोलर, है ना। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे, यानी कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। हमारी जो कंट्री है भारत जो है, भारत में मैक्सिमम जो लैंड एरिया ना, वो उसमें रेनफॉल कब होती है, किस सीजन में होती है? तो वो होती है जून टू सितंबर के महीने में। ठीक है, यानी कि जिस वक्त मूनसून का सीजन होता है। सिंपली याद रखना, भारत में जो सबसे ज़्यादा पार्ट है भारत का, उसमें रेनफॉल तभी होती है जिस वक्त मूनसून का सीजन चलता है, यानी कि जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में। ठीक, बट इन सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु कोस्ट, लेकिन कुछ भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में। मैंने आपको बोला भारत के ज़्यादातर इलाकों में, ठीक है, भारत के ज़्यादातर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज में रेनफॉल कब होती हैं? जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में, यानी कि मूनसून के टाइम पीरियड में। लेकिन भारत के कुछ ऐसे भी कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है विंटर में। कब होती है? विंटर में, यानी कि अक्टूबर टू नवंबर में। ठीक है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल होती हैं। ठीक, तो यानी कि हम कहेंगे विंटर में रेनफॉल होती है, या हम कहेंगे जिस वक्त मूनसून रिट्रीट होता है, जिस वक्त मूनसून वापस आता है फ्रॉम लैंड टू सी, उस वक्त कुछ पोर्शंस में रेनफॉल होती हैं भारत में। तो वो कहाँ पे होती हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया है तमिलनाडु के कोस्टस में, ठीक है, केरला के कोस्टस में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कोस्टस में। लेकिन तमिलनाडु बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। मूनसून सीजन इज आल्सो कॉल्ड वेट सीजन। याद रखना, मूनसून सीजन को हम बोलते हैं वेट सीजन भी, और इसको हम बोलते हैं हॉट वेट सीजन भी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉट वेट सीजन भी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक भारत में 3/4, याद रखना, ठीक है, भारत में 3/4 पोर्शन ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल जो है ना, वो किस टाइम पीरियड में होती है? वो मूनसून के टाइम पीरियड में होती है। याद रखना, ठीक है, 3/4 ऑफ टोटल एनुअल रेनफॉल कब होती है? मूनसून के टाइम पीरियड में होती है। मूनसून ट्रफ, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार मैंने बताया आपको क्लाइमेट में। मूनसून ट्रफ क्या होता है? ये भी होता है, ये एक बेल्ट होता है लो प्रेशर जोन का, है ना, ये भी लो प्रेशर जोन का क्या होता है? बेल्ट होता है, एक्सटेंडिंग टू ए लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया तक फैला हुआ होता है। ठीक, और ये एक पोर्शन होता है आईटीसीजेड का। ठीक है, कहाँ पे आईटीसीजेड का ये पोर्शन बनता है? पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो मूनसून ट्रफ होता है ना, ये आईटीसीजेड का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आईटीसीजेड भी क्या होता है? आईटीसीजेड भी लो प्रेशर जोन होता है और मूनसून ट्रफ भी लो प्रेशर जोन होता है। जिस वक्त भारत में, याद रखना है, जिस वक्त भारत में
जिस वक्त भारत में ये मानसून का सीजन चलता है ना, जिस वक्त भारत में मानसून का सीजन चलता है, यानी कि जून टू सितंबर के टाइम पीरियड में, ठीक, उस वक्त याद रखना है आपको, जो हमारे गंगा प्लेन्स है ना, नार्दर्न प्लेन्स में जो हमारे यहाँ पे गंगा प्लेन्स है, गंगा प्लेन से लेकर कहाँ तक, ये जो बे ऑफ बंगाल है ना, एक सेकंड, हाँ जी, क्या मैं आपको बता रहा था, ये हमारा मान लीजिए ये मेनलैंड है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे नार्दर्न प्लेन्स है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे गंगा प्लेन्स हैं, ठीक है, गंगा प्लेन से लेकर मैं आपको बता रहा था, जिस वक्त यहाँ पे भारत में मानसून का सीजन चलता है तो उस वक्त क्या होता है, इस गंगा प्लेन से लेकर, ठीक है, गंगा के बहुत सारे पोर्शन पे, ठीक है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, लेकिन मैं इन जनरल कहूँगा गंगा प्लेन से लेकर यहाँ तक, ठीक है, हम कहते हैं फ्रॉम गंगा प्लेन्स टू द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, यानी कि गंगा प्लेन से लेकर हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, यहाँ पे मूनसून ट्रफ होता है। क्या होता है, मूनसून ट्रफ होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलांगेटेड, याद रखना है आपको, यहाँ पे इलांगेटेड स्ट्रक्चर का एक मूनसून ट्रफ होता है, यानी कि यहाँ पे इलांगेटेड स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक लो प्रेशर जोन बनता है, याद रखना, ठीक है, ये है भारत, यहाँ गंगा प्लेन से लेकर यहाँ तक इस तरीके से एक इलांगेटेड होता है, ठीक है, इलांगेटेड मानसून ट्रफ होता है। कब होता है भारत में ये, गंगा प्लेन से लेकर हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल तक कब होता है, जिस वक्त यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का सीजन चलता है, ठीक। द साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर केरला कोस्ट बाय 1 जून एंड मूव स्विफ्टली टू रीच मुंबई एंड कलकत्ता बिटवीन 10th and 13th जून। बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। अब क्या होता है, देखिए ये मैं बना के याद रखूंगा, एक सेकेंड, ठीक है, ये स्क्रीन छोटी है ना इसलिए यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन ये आप समझ रहे हैं ना, ये साउथ इंडिया है, ठीक। ये बोलता है कि जिस वक्त साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है, अरबियन सी से आता है ना, कि साउथ वेस्टर्न साइड से आता है, सॉरी अरबियन सी से आता है, ठीक है। जिस वक्त ये यहाँ से निकलता है, ठीक है, अब इसको भारत में घुसना है, ठीक है, अब इसको मेन लैंड में घुसना है, तो मेन लैंड में ये पहले स्टार्टिंग किस स्टेट से गुजरती है, मैंने आपको पहले भी बताया ये कहाँ से गुजरती हैं। सबसे पहले इसकी एंट्री कहाँ से होती है, इसकी एंट्री भारत में कहाँ से होती है, केरला कोस्ट से, याद रखना, ठीक है। तो केरला कोस्ट 1 जून जब आता है तो 1 जून के आसपास, लेकिन मतलब एवरेजन 1 जून में ही आता है, ठीक। 1 जून में क्या होता है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है, केरला कोस्ट से हमारे भारत में होती है। जब ये केरला कोस्ट में घुस जाती है ना, केरला कोस्ट यहाँ पे रेनफॉल भी होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। केरला कोस्ट में घुसने के बाद ये कहाँ पहुँचती है, ये जाती हैं उसके बाद मुंबई जाती है, कहाँ जाती हैं, मुंबई जाती है। मुंबई के बाद ऐसे ही आएगी यहाँ कलकत्ता आएगी, ठीक है, ऐसे मैंने आपको दिखाया भी था, ऐसे आता है ये, है ना, ऐसे ऐसे थोड़ा अंदर ऐसे आता है, ठीक। तो क्या याद रखा आपने, साउथ वेस्ट मानसून केरला कोस्ट से मेनलैंड में घुसती हैं, कब घुसती हैं, 1 जून को, और फिर ये स्विफ्टली, फिर ये तेज तेज मूव करती हैं और कहाँ पहुंचती हैं, मुंबई पहुंचती हैं और कलकत्ता पहुंचती है। मुंबई और कलकत्ता, ठीक है, मुंबई और कलकत्ता जो है ना, ये 10 to 13, ठीक है, 10 to 13 जून के बीच में ये कहाँ पहुंचती हैं, मान लीजिए 10th जून को ये मुंबई पहुंचती हैं, ठीक है, 13th जून को ये कहाँ पहुंचेगी, कलकत्ता पहुंचती है, यानी कि फिर ये यहाँ से केरला कोस्ट को पार करने के बाद ये तेज चलती है, ठीक है, याद रखा ना। तो 1 जून को केरला कोस्ट से एंट्री होती है, 10th जून को मुंबई पहुंचती हैं, 13th जून को कहाँ पहुंचती हैं, कलकत्ता पहुंचती हैं, और फिर बाय मिड जुलाई, फिर जब जुलाई का सीजन आता है, यानी कि 15 जुलाई, बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। फिर जब 15 जुलाई का टाइम पीरियड आता है, ठीक है, यानी कि मिड जुलाई का जब टाइम पीरियड होता है, उस वक्त मानसून ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, नेपाल, भूटान, पूरे को इसने ये ट्रैप कर लिया होता है, ठीक है। मूनसून रेनफॉल इज लार्जली गवर्नड बाय रिलीफ और टोपोग्राफी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मूनसून रेनफॉल ये किस पे डिपेंड होता है, ये रिलीफ और टोपोग्राफी पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, जहाँ पे माउंटेन्स एरिया होगा वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगी, जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहाँ पे रेनफॉल कम होगी, ठीक है। मूनसून रेनफॉल हैज डिसेंडिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सी, हाँ,
जितना हम समंदर से कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, ये समंदर है, ये यहाँ पे अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, जितना हम कोस्टल प्लेन से आगे जाएंगे, ठीक है, जितना हम कोस्टल प्लेन से ईस्ट जाएंगे, यहाँ अंदर की ओर जाएंगे, नॉर्थ की ओर जाएंगे, ठीक है, यानी कि इन स्टेट्स में, सेंट्रल इंडिया में, तो उतना आपको देखने को मिलेगा कि मूनसून रेनफॉल जो है ना वो कम होती जा रही है, यानी कि कोस्टल एरियाज में मूनसून रेनफॉल हाई है, जितना हम फिर आगे आगे जाएंगे ना उतना कम होता जाएगा, यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे भी ज्यादा कम, यहाँ पे इससे भी ज्यादा कम, और जैसे कि आपने देखा भी होगा राजस्थान में सबसे कम होती है फिर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कलकत्ता की बात करेंगे, कलकत्ता में 119 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। अगर हम पटना की बात करेंगे तो पटना में 105 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, ठीक है, क्योंकि ये पटना जो है ये थोड़ा सा दूर है, ठीक। उसके बाद इलाहाबाद की अगर हम बात करें यानी कि यूपी की, तो वहां पे होता है 76, ठीक है। कलकत्ता बे ऑफ बंगाल के नजदीक है इसलिए ज्यादा होती है, इलाहाबाद उससे दूर है इसलिए 76 ही होती है, यहाँ पे 119, यहाँ पे 76। दिल्ली की बात करेंगे और आगे जाओगे तो 56 ही हो जाएगी, ठीक है, और आगे जाओगे तो वहां पे आपको फिर मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ, क्या उसको बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि राजस्थान में, ठीक है, 25 to 50 सेंटीमीटर हाइस्ट होती है वहां पे ज्यूरिंग साउथ ईस्ट मूनसून पीरियड, ठीक है। ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये जो रेनफॉल का मैंने आपको यहाँ पे वैल्यूज बताए, 76 होता है, 56 होता है, 105, ये कब होता है, ये भी मूनसून के टाइम पीरियड में ही होता है, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल से उठती हैं, ठीक। मूनसून रेनफॉल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, इट रेंजेस फ्रॉम 12 to 250 सेंटीमीटर। याद रखना, अगर हम एवरेज देखेंगे ना, एवरेजन, ये तो आपको पता है वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है माउसेंड्रा में, लेकिन एवरेज ना अगर हम बात करेंगे, एवरेज अगर हम देखेंगे, मीन रेनफॉल जो होता है ना मूनसून के टाइम पीरियड में, तो वो 12 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 to 250 सेंटीमीटर के बीच में होती हैं, ठीक है, याद रखा ना। यानी कि कुछ एरियाज में आप देखोगे मूनसून रेनफॉल बहुत कम होती हैं, कुछ एरिया आप ऐसे देखोगे जहाँ पे मूनसून रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ एरियाज में ओनली 12 सेंटीमीटर होगी ऑन एन एवरेज, और कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पे 250 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये टोपोग्राफी पे डिपेंड होता है, ठीक है, ये फिजियोग्राफी पे भी डिपेंड होता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ये जो एरिया है ये समंदर से कितना दूर है, ठीक है, जितना दूर होगा उतना रेनफॉल कम होगा। मूनसून रिट्रीटर्स, यानी कि मूनसून वापस आता है, मूनसून रिट्रीटर्स, मूनसून वापस कब आता है, मूनसून, एक सेकंड, मूनसून रिट्रीटर्स फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान। अब राजस्थान से क्या हो जाएगा, राजस्थान से अब मूनसून जो है ना ये वापस आएगा, ठीक है, कब आएगा, बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, है ना, सितंबर का जब फर्स्ट वीक होता है ना, सितंबर के फर्स्ट वीक में राजस्थान से मूनसून के जो विंड्स है ना ये वापस मुड़ते हैं, कहाँ मुड़ेंगे, समंदर की ओर ये वापस मुड़ते हैं। इट विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान, पहले ये राजस्थान से निकल के आता है, गुजरात से, ठीक है, वेस्टर्न गंगा प्लेन से आता है, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड से मतलब पूरा विड्रॉ होता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि जब यानी कि जब सितंबर का लास्ट वीक होता है, यानी कि जब सितंबर खत्म होता है, यानी कि जब 1 अक्टूबर पहुंचता है, ठीक, यानी कि जब 1 अक्टूबर पहुंचता है तो आप देखोगे कि नॉर्दर्न इंडिया से, पूरे नॉर्दर्न इंडिया से आप देखोगे मूनसून के विंड जो है ना वो विड्रा होते हैं, ठीक है, वो विड्रा हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ऑलरेडी विड्रा होते हैं। 1 अक्टूबर में आप देखोगे बिल्कुल कोई भी मूनसून विंड हमारे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होगा। आपने ध्यान रखा ना इस पॉइंट, मैंने आपको बोला जब पहला वीक आता है, फर्स्ट वीक जब सितंबर का आता है उस वक्त राजस्थान से विड्रा होते हैं, उसके बाद ऐसा ऐसा सेकंड वीक, थर्ड वीक में क्या होता है, गुजरात से, वेस्टर्न गंगा प्लेन से, सेंट्रल हाईलैंड, पूरे सेंट्रल हाईलैंड से क्या होता है, ये जो विंड्स है ना, ये जो मूनसून के विंड्स हैं ये वापस चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मूनसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज। जिस वक्त मूनसून वापस जाती है ना, जिस वक्त मूनसून वापस चली जाती है, रिट्रीट हो जाती है, तो उस वक्त स्काई जो होता है ना, स्काई आसमान जो होता है वो क्लियर हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है ना वो अचानक बढ़ जाता है। लैंड इज स्टिल मॉइस्ट, लेकिन सरफेस जो होती है ना, लैंड सरफेस, वो स्टिल मॉइस्ट ही होती है, क्यों, क्योंकि ताज़ा ताज़ा जो बारिशें हुई होती हैं किसकी वजह से, मूनसून की वजह से, उसकी वजह से ये जो मतलब लैंड होती है वो अभी भी मॉइस्ट होती है, लेकिन खुद मूनसून विंड जो है अब वो चले जाते हैं और टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होता है जैसे वो चले जाते हैं, ठीक। ओविंग टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, अब क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ह्यूमिडिटी भी हाई होती है और द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव। अब क्या होता है, ये जो वेदर अब बनेगा ना ये इंसान के लिए बहुत मतलब खतरनाक होता है, ये इंसान को बहुत तंग कर देती है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर होता है, अचानक टेम्परेचर में
इंक्रीज, ठीक है, अचानक टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसलिए ये ऑपरेसिव वेदर बन जाता है और ऊपर से ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, ठीक। तो दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्टूबर हीट, याद रखना। अब आपसे पूछा जाएगा अक्टूबर हीट कब होती है। अक्टूबर हीट होती है अक्टूबर में, ठीक है। कैसे होती है, जिस वक्त साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट होते हैं, जिस वक्त साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट हो जाते हैं, यानी कि वापस चले जाते हैं, ठीक है, वापसी की तैयारी में होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, सरफेस स्टिल मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से वेदर जो है वो ऑपरेसिव बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं अक्टूबर हीट। इट ऑकर्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो कब होती है अक्टूबर हीट, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये सिचुएशन हो जाती है, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून रीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया लास्ट ऑफ ऑल एंड विड्रॉ फ्रॉम देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, अब याद रखना, सबसे पहली बात आप ये याद रखोगे कि ड्यूरेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून पीरियड इज मिनिमम कहां पे होता है। अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए साउथ वेस्ट मानसून पीरियड का, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड जो होता है वो मिनिमम कहां पे होता है, यानी कि इंडिया के, भारत के किस स्टेट में आपको बहुत कम टाइम के लिए मानसून का सीजन देखने को मिलेगा, आपको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए साउथ वेस्ट मानसून के विंडोज देखने को मिलेंगे, तो वो होता है हमारा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान को आप टिक करना। अगर आप पोर्शन वाइज होगा नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, तो आपको याद रखना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। नॉर्थ वेस्ट में ऐसा कौन सा स्टेट है, राजस्थान स्टेट, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मानसून जो है ना वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रेनफॉल भी होगा। अब क्या होता है साउथ वेस्ट मानसून, हाँ, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून किस स्टेट में घुसती है, तो वो घुसती है केरला में, है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला केरला के कोस्ट में। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे एंड पे, ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट पे भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे लास्ट पे साउथ वेस्ट मानसून पूछते हैं, याद रखना वो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान, याद रखा। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पे मानसून जो है ना वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है, यानी कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रेनफॉल भी होती है। और साथ में ये भी याद रखना, भारत का ऐसा स्टेट राजस्थान, राजस्थान जो है ना, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है भारत का जहां पे साउथ वेस्ट मानसून सबसे एंड पे पहुंचते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट पे पहुंचते हैं, यानी कि लेट मानसून कहां पे पूछते हैं, वो पूछते हैं राजस्थान में। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए सबसे पहले जब मानसून रिट्रीट होते हैं, जब मानसून विंडोज विड्रा होते हैं, ठीक है, तो वो कहां पे होते हैं, भारत के किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में सबसे पहले मानसून विंडोज विड्रा होते हैं, भारत के किस स्टेट में सबसे पहले मानसून रिट्रीट होता है, तो याद रखना है राजस्थान में। यानी कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे मानसून सबसे लास्ट पे जाता है, और सबसे पहले लौट भी आता है, ठीक है। फर्स्ट ये ऐसा स्टेट है, ठीक है, ये फर्स्टली मानसून विंडोज जो है वो कहां से रिट्रीट होते हैं, राजस्थान से होते हैं, और लेकिन सबसे लास्ट पे भी कहां पे चले जाते हैं, राजस्थान में ही। ये तो इसके साथ नाइंसाफी है, एक तो लेट आप गए और आप सलाम ठोक के फिर आप जल्दी वापस चले जाते हो, ठीक है, इसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाती है। ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून एलोंगेटेड मानसून ट्रफ होता है ना, ये मैंने आपको पहले बोला, गंगा बेसिन से लेकर बे ऑफ बंगाल के हेड तक। During retreating monsoon, surface pressure in most parts of country varies from 1010 to 1012। मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है, इसके बारे में, एमबी के बारे में। एमबी क्या होता है, मिली बार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मिली बार, ये एक प्रेशर का, एयर प्रेशर का एक मेजरमेंट होता है, ठीक। तो एक यूनिट है मेजर करने का। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिस वक्त मानसून विंडोज रिट्रीट होता है, यानी कि रिट्रीटिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है, जिस वक्त मानसून विंडोज लौट आते हैं, तो उस वक्त सरफेस प्रेशर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1010 टू 1012 MB होता है। भारत में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स कब होती है, यानी कि सबसे ज्यादा साइक्लोन्स किस मंथ में देखने को मिलते हैं, अक्टूबर के लास्ट, ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में और फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में, ठीक है। सिंपली अब हम बोलते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर, ठीक है, यानी कि अक्टूबर और जो नवंबर का पहला हाफ होता है, यानी कि नवंबर के जो पहले 15 दिन होते हैं, अक्टूबर से लेकर नवंबर के जो पहले 15 दिन होते हैं ना, तो उसमें हमें साइक्लोन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऑफ द कंट्रीज टोटल रेनफॉल अबाउट 75% रेनफॉल इज मानसून मंथ्स फ्रॉम जून टू सितंबर। अच्छा, भारत में जो
रेनफॉल होती है 100%, ठीक है, 100% में से 75% रेनफॉल कब होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला 3/4 पोर्शन ऑफ रेनफॉल कब होती है, यानी कि 75% रेनफॉल भारत में कब होती है, मूनसून के मंथ्स में ही होती है, यानी कि जून से सितंबर के टाइम पीरियड में। अब देख लीजिए बाकी जो 13% है ना, वो कब होता है, वो पोस्ट मूनसून सीजन में होता है, यानी कि मूनसून के बाद, ठीक है। 10% कब होता है, प्री मूनसून सीजन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री मूनसून शावर्स भी, याद है ना आपको, मैंगो शावर्स, ठीक है। 2% कब होती हैं, विंटर सीजन में, यानी कि जिस वक्त रिट्रीट होता है। इन जनवरी एंड फरवरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया गेट्स रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जनवरी और फरवरी में मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जो मेडिटेरियन सी से जो कोल्ड वेव्स उठते हैं, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में क्या होता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया होता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उसमें हमारा मतलब हमारे जम्मू एंड कश्मीर भी उसकी उसके मतलब इफेक्ट में हमारा जम्मू एंड कश्मीर भी पड़ता है। तो जनवरी फरवरी में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पे होती है रेनफॉल, लेकिन रेनफॉल कैसे होती है, ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी से आते हैं, ठीक, यानी कि वो विंडो जो मेडिटेरियन सी से आते हैं। कोरामंडल कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून इन विंटर। सिंपल सी बात है, कोरामंडल कोस्ट में क्या होता है, रेनफॉल कब होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है, यानी कि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होता है, कब होता है, विंटर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, यानी कि आईएमडी का मतलब क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू आईएमडी, जब मीन रेनफॉल व्हेन मीन रेनफॉल इज लेस देन 75%, जब 75% से भी कम रेनफॉल होगी, ठीक है, एवरेज जो रेनफॉल होती थी, ठीक है, एवरेज जो रेनफॉल भारत में होती थी, अगर उससे 75%, ठीक है, अगर 75% से कम हुई, एवरेज जो रेनफॉल होती थी अगर उसके 75% से कम हो गई, मान लीजिए अगर अगर 100 लीटर्स रेनफॉल होती थी, ठीक है, अगर 100 लीटर्स रेनफॉल होती थी, या अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती थी, अगर से, अगर अब ये मतलब ये साल ऐसा गुजरा अगर इसमें 75 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हो गई, ठीक है, एवरेज रेनफॉल कितनी रहती थी, 100 सेंटीमीटर। अगर कोई साल ऐसा गुजरा जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी, तो हम उस वक्त बोलते हैं कि ड्राफ्ट्स आए। ड्राफ्ट्स का मतलब कि क्या होता है कि ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन जो है, प्रेसिपिटेशन कम होना, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल, रेनफॉल कम होना, उसी को हम बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है, यानी कि पानी लिक्विड इसका कम होना, लिक्विड कोई भी लिक्विड होगा, ठीक है, उसका कम होना, उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो आईएमडी कहता है कि अगर एवरेज जो रेनफॉल होती थी, अगर उसके 75% से, ठीक है, अगर उसके 75% से कम रेनफॉल हुई, तो हम बोलेंगे ड्राफ्ट सिचुएशन हुई है, ठीक है, हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे ड्राफ्ट सिचुएशन हुई है, ठीक। तो अगर ये डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल 50% से क्या होगी, 50% से कम होगी, ठीक है, 50% से कम होगी, यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता था, अगर आज 50 सेंटीमीटर हुआ, तो हम बोलेंगे सीवियर ड्राफ्ट हुआ है, क्या हम बोलेंगे, सीवियर ड्राफ्ट आए हैं। अब अगर ये डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल बिटवीन 25 एंड 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए जो जितना रेनफॉल होता था, ठीक है, अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था, अगर इस साल 75 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हम उस वक्त बोलेंगे ड्राफ्ट्स आए हैं, लेकिन हम बोलेंगे मॉडरेट ड्राफ्ट्स आए हैं, ठीक है, यानी कि ओनली 25 सेंटीमीटर कमी आई है, लेकिन 75% फिर भी हुई है, ठीक है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि मॉडरेट ड्राफ्ट्स आए हैं। सिंपली याद रखना, जब 75% से, ठीक है, जब 75% से कम रेनफॉल होगी, तो हम बोलेंगे ड्राट आया, ठीक। अगर ये 50% ही रेनफॉल होगी, एवरेज रेनफॉल के मतलब कंपैरिजन में जितना रेनफॉल होता था, अगर 100 होता था, अगर 50 होगी, तो हम बोलेंगे मॉडरेट ड्राट्स आई है। अगर मान लीजिए अगर 100 होती थी, 75 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गई, तो हम बोलेंगे एक मॉडरेट ड्राट आया, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे सीवियर। अगर 50-50 हो गया, तो हम बोलेंगे सीवियर। अगर 25% की कमी आ गई, तो हम बोलेंगे मॉडरेट है। लार्जेस्ट ड्राउट अफेक्टेड एरियाज इंडिया के कौन कौन से हैं, तो याद रखना, सबसे ज्यादा ड्राउट कहाँ पे आते हैं, राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बारी बताएंगे अब लार्जेस्ट फ्लड प्रोन एरियाज, यानी कि जहाँ पे फ्लड ज्यादा आते हैं, तो वो कौन से हैं, यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं, बिहार में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद आसाम में, ठीक है। ये जो आईएमडी है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1875 में, याद रखना, 1875 में इसको बनाया गया। तो उसके बाद इसका जिस वक्त 1875 में इसको बनाया गया था, तो उस वक्त इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया था, कलकत्ता में, ठीक है,
कलकत्ता में, यानी कि वेस्ट बंगाल में, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, इसका जो हेड क्वार्टर है ना वो शिफ्ट हो गया था 1905 में, उसको शिफ्ट किया गया था शिमला। और फिर शिमला से उसको 1928 में पुणे उसको शिफ्ट किया गया था, यानी कि तमिलनाडु उसको शिफ्ट किया गया था। उसके बाद इसको दिल्ली 1944 में फिर इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था, इसके हेड क्वार्टर को। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नाउ सेलिब्रेट आप कीजिए। अब हम सॉइल्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, एक सेकंड, कहाँ गया। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वो प्रोसेस जिससे सॉइल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। क्या उसको हम बोलते हैं, वो प्रोसेस जिससे सॉइल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीडोजेनेसिस। अब देख लीजिए, सॉइल होती क्या है, सिंपली याद रखना, सॉइल जो है ना इट्स टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ's क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ's क्रस्ट। सिंपल डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है वो आप छोड़ दीजिए। टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना अर्थ की क्रस्ट की, उसको हम बोलते हैं सॉयल। अब सॉयल जो है इट्स थिन सरफेस लेयर ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें मिनरल के पार्टिकल्स होते हैं। अब आप बताओगे सर एग्जांपल्स दीजिए, ये मिनरल पार्टिकल्स क्या होते हैं। आपने सुना होगा सॉयल में आयरन होती है, कैल्शियम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, इसको हम बोलेंगे मिनरल, ठीक है। तो सॉयल में क्या होते हैं, मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। ये जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं इसमें कैसे आते हैं, ये बनते हैं ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स है ना, एक्चुअली रॉक जो है ना, कुछ रॉक्स आयरन, कुछ रॉक्स में आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, कुछ रॉक्स में कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा होता है, सुना होगा आपने, ठीक है। कुछ रॉक्स में फास्फोरस का कंटेंट ज्यादा होता है। जब वही रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, जब उन्हीं रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, हम बोलते हैं जब उनकी वेदरिंग होती है, ठीक है। वेदरिंग होता है यानी कि जब एक बहुत बड़ी स्टोन, जब ये बहुत छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत छोटे माइन्यूट पीस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला कि सॉइल में होता है मिनरल पार्टिकल्स, लेकिन ये मिनरल पार्टिकल्स सॉइल में आते कहां से हैं, क्योंकि ये जो मिनरल पार्टिकल्स सॉइल में होते हैं ना, ये कहां से आते हैं, ये आते हैं ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। जब रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, जब रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और सॉइल में होते हैं डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि आप मान लीजिए डिकेड वुडन थिंग्स इसमें होते हैं, ठीक है। डिकेड ग्रास इसमें होता है, ठीक है। डिकेड ऑर्गेनिज्म्स याद रखना, ठीक है। डिकेड मतलब इंसेक्ट्स वगैरह भी इसमें होते हैं। सॉयल जो है ना, सॉयल में एक होता है मिनरल पार्टिकल्स, याद रखा ना। मिनरल पार्टिकल्स कैसे आते हैं, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। मिनरल पार्टिकल्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया, जिंक, कॉपर, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मिनरल पार्टिकल्स। तो मैंने आपको क्या बोला, सॉयल में होता है मिनरल पार्टिकल्स और इसमें होता है डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी इसमें होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी इसमें होते हैं लेकिन डेड, ठीक है। वाटर होता है, एयर होता है। तो ये सॉइल के क्या है, कंपोनेंट्स याद रखना आप, मिनरल पार्टिकल्स, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, वाटर एंड एयर। ये सॉइल का कंपोजिशन है। ये आपको कहीं पे भी मिलेगी, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पता होना चाहिए कि इसमें मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। सॉइल जो है ना, अर्थ की जो सॉइल है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बोला कि ये टॉप मोस्ट लेयर है, लेकिन ये जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, इसके भी 3 लेयर्स हैं। कितने हैं, 3 लेयर्स में ये होती है, ठीक, जिनको हम बोलते हैं हॉरिजोनस। यानी कि ये जो 3 लेयर्स हैं सॉइल के, 1 2 3, इन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजोनस। हॉरिजोन ए, हॉरिजोन बी, हॉरिजोन सी, ठीक है, हॉरिजोन। तो हॉरिजोन ए इज टॉप मोस्ट जोन। हॉरिजोन ए जो है ना, ये टॉप मोस्ट है, यानी कि दिस इज हॉरिजोन ए, दिस हॉरिजोन बी, दिस इज हॉरिजोन सी। याद रखना है ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बोला सॉइल जो है वो लेयर्स में होती है, उन लेयर्स को हम बोलते हैं हॉरिजोन। सॉइल के लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजोनस। तो टॉप मोस्ट लेयर जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ए हॉरिजोन। तो ए हॉरिजोन में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी कि यही डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, डेड एंड डिकेइंग लिविंग पार्टिकल्स इसमें होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में होते हैं। किसमें, टॉप मोस्ट लेयर में ए हॉरिजोन होगा। सिंपल सी बात है, अगर दरख्त के मतलब ब्रांचेस नीचे गिर जाएंगे, दरख्त के पत्ते नीचे गिर जाएंगे, इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, वो थोड़ी नीचे जाएंगे जमीन के नीचे वाले हिस्से में, वो तो जमीन के ऊपर वाले हिस्से में रह जाएंगे ना, यानी कि वो ए हॉरिजोन में रह जाएंगे। यही इसमें लिखा गया है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स किसमें होता है, ए हॉरिजोन में होता है। which have got incorporated with the mineral matter, nutrients and water which are necessary for growth of plants। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हॉरिजोन बी क्या होता है, इट्स ए ट्रांजिशन जोन, यानी कि ये क्या है, ये बीच में है, ये ए और सी के बीच में, ये ए हॉरिजोन,
ये बी हॉरिजोन और ये सी हॉरिजोन, यानी कि ये ट्रांजिशन, यानी कि ये कहाँ पे है, ये मिडल में है। कशिर पे याद वनान ये मंजबाग ए तो सी ये मंजबाग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सी में क्या होगा, इट कंटेन्स मैटर डिराइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम एबो, ठीक है। अब ये ए, ये बी और ये सी, बी वाले में कौन से कंटेंट होंगे, ऊपर आपने देखा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, देखा ना, ऊपर ए हॉरिजॉन में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। बी वाले में क्या होगा, बी वाले में ए का कंपोनेंट भी होते हैं, ए के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं और सी के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, याद रखना, ठीक है। तो बी जो है ना, हम ये भी कह सकते हैं बी इज इक्वल टू कंटेंट्स ऑफ ए प्लस कंटेंट्स ऑफ सी, ठीक है। यानी कि बी हॉरिजॉन में ए के कुछ कंटेंट्स भी होते हैं और सी के कुछ कंटेंट्स भी होते हैं। इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर, देखिए इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो टॉप मोस्ट लेयर से आते हैं, ठीक है। ऑल्दो मिनरल मैटर इज नोटिसेबली वेदर्ड, लेकिन इसमें जो मिनरल मैटर होता है, इसमें जो मिनरल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा चेंजड होते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा क्या होते हैं, चेंजड होते हैं। मान लीजिए अगर फास्फोरस ऊपर है, ठीक है, टॉप मोस्ट लेयर में फास्फोरस है, लेकिन जब ये नीचे आएंगे, ठीक है, जब ये बी हॉरिजॉन में पूछेंगे तो ये बराबर फास्फोरस की शक्ल में नहीं पूछेंगे, तो ये फास्फोरस जो है ना, ये चेंज हो जाएगा किसी दूसरे कंपाउंड में, लेकिन पूछेगा कहां, बी हॉरिजॉन में। मान लीजिए यहां पे फास्फोरस था ऊपर, लेकिन जब ये नीचे पूछेगा तो ये फास्फोरस की शेप में बराबर नहीं पूछेगा। मान लीजिए यहां पे अब ये फास्फोरिक एसिड की शेप में आएगा, ये फास्फेट की शेप में नीचे पूछेगा, ठीक है, लेकिन फास्फोरस का ही कंपाउंड होगा, ठीक है। फास्फोरस इसका पेरेंट, फास्फोरस का जो है वो पेरेंट मटेरियल ही होगा, ठीक है। याद रखना आपने, मैंने आपको बोला ए हॉरिजॉन से जब नीचे आएगा कोई भी चीज तो वो वेदर्ड फॉर्म में होता है। कोई भी मिनरल पार्टिकल जब नीचे आएगा बी हॉरिजॉन में, वो वेदर्ड फॉर्म में आएगा, ठीक है। सी हॉरिजॉन इज कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंटल मटेरियल, पेरेंटल मटेरियल होता है बेसिक मटेरियल जिससे सॉइल बनती है, ठीक है। एक्चुअली सॉइल किससे बनती है, मैंने आपको पहले ही बोला, सॉइल किससे बनती है, रॉक्स से बनती है, ठीक है। रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, ठीक है, रॉक्स से बनती है। तो हॉरिजॉन सी में क्या होता है, इट्स कंपोज्ड ऑफ लूज पेरेंटल मटेरियल, इसमें जो पेरेंटल मटेरियल होता है, ठीक है, जो पेरेंटल मटेरियल होता है, यानी कि जो बेसिक मटेरियल होता है, जो ये बेसिक स्टोन होती हैं, उसके ही कुछ क्या होते हैं, लूज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सी हॉरिजॉन, याद रखना, सी हॉरिजॉन में खुद पेरेंटल मटेरियल नहीं होता है, लेकिन पेरेंटल मटेरियल के लूज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन, तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है, तो वहां पे बनता है सी हॉरिजॉन वाला लेयर, यानी कि नीचे से ये सॉइल बनती है। पहले बनता है सी वाला पार्ट, उसके बाद बनता है बी वाला पार्ट, उसके बाद बनता है ई वाला पार्ट, ठीक है। ये जो मैं आपको इस वक्त इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा, एसएसबी में बिल्कुल ये नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पे आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ ताकि आपका जो आगे वाला जो लेक्चर है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ दी सॉइल लेयर्स इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, ये जो अरेंजमेंट इन सॉइल लेयर्स का है, जैसे ये लेयर्स में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। तो सॉइल प्रोफाइल में हमने टोटल कितने लेयर्स देखे, 3 लेयर्स, ठीक है। एक होता है ए हॉरिजॉन, ये होता है बी हॉरिजॉन, ये होता है सी हॉरिजॉन। किसको हम बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल, ये जो अरेंजमेंट होता है सॉइल के लेयर्स का। अंडरनेथ 3 हॉरिजॉन्स, तो 3 हॉरिजॉन्स के बाद फिर क्या होता है, ठीक है, ये देखिए ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन। अब सी हॉरिजॉन के नीचे क्या खाली होगा, नहीं, सी हॉरिजॉन के नीचे होता है पेरेंटल मटेरियल, ठीक है, पेरेंटल, यानी कि जिससे असल में ये सॉइल बनती है। ये जो पेरेंट रॉक होती है ना, जिसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये रॉक से बनती है, ठीक है। ये जो पेरेंट रॉक होती है सी हॉरिजॉन के नीचे, सॉइल के नीचे, ठीक है, सॉइल के नीचे, सी हॉरिजॉन के नीचे, ठीक है, सी हॉरिजॉन के नीचे, यानी कि हम कह सकते हैं इन 3 हॉरिजॉन्स के नीचे जो फिर लेयर होती है ना, उसमें होता है पेरेंट रॉक, उस पेरेंट रॉक को हम बोलते हैं बेड रॉक भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इसको आप नोट कीजिए, पेरेंट रॉक इज आल्सो नोन एज बेड रॉक। अंडर द सॉइल लेयर आर gravels of parent rock and concretions formed by accumulation of leached materials collectively known as subsoil। देखिए, फिर जब ये पेरेंट रॉक है ना, अंडर द सॉइल लेयर आर ग्रेवल्स ऑफ पेरेंट रॉक, सॉइल लेयर जो होती है, सॉइल लेयर के नीचे और एक लेयर होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं सब सॉइल। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए, ये जो सॉइल लेयर है ना, जिसमें 3 हॉरिजॉन्स पड़ते हैं, उसके बाद और एक नीचे भी एक लेयर होती है सॉइल की, उसको हम बोलते हैं सब सॉइल। वो भी सॉइल की लेयर ही होती है, लेकिन वो सॉइल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब कैसे डिफरेंट होते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। देख लीजिए, ये सॉइल लेयर है, इसके नीचे है सब सॉइल। अब सब सॉइल में क्या होता है, देख लीजिए, सब सॉइल जो है ना,
इसमें होते हैं ग्रेवल्स ऑफ पेरेंट रॉक, यानी कि जो पेरेंट रॉक है ना, पेरेंट रॉक के छोटे छोटे इसमें टुकड़े होते हैं, ठीक है। पेरेंट रॉक के इसमें पीसेस होते हैं, किसमें? सब सॉइल में। इसके अलावा पीसेस के अलावा, पेरेंट रॉक के पीसेस के अलावा और इसमें सब सॉइल में क्या होता है? इसमें होते हैं कनक्रीशंस। अब कनक्रीशन क्या होता है? कनक्रीशन हम बोलते हैं किसी हार्ड सॉलिड मास, जब कोई बनेगा ना हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, हार्ड सॉलिड मास, ठीक है, यानी कि हार्ड सॉलिड मटेरियल जब बनेगा, ठीक है, किसी चीज से जब हार्ड सॉलिड मटेरियल बनेगा ना, उसको हम बोलते हैं कंक्रीशन। लेकिन सब सॉइल में क्या होता है? सब सॉइल में एक होता है पीसेस ऑफ पेरेंट रॉक, और इसमें होते हैं कंक्रीशंस, और इसमें होता है हार्ड सॉलिड मास। लेकिन वो कंक्रीशंस कैसे बनते हैं? फॉर्म बाय एक्युमुलेशन ऑफ लीचड मटेरियल्स, जो किससे बनते हैं? जो ड्यू टू लीचिंग बनते हैं। अब पहले आप लीचिंग समझ लीजिए। मान लीजिए ऊपर से ये ए हॉरिजॉन, बी, ये सी हॉरिजॉन, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी हॉरिजॉन, और ये सब सॉइल है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर से नीचे कोई क्या आ रहा है? ऊपर से नीचे, एक सेकंड, ऊपर से नीचे कोई केमिकल आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे कोई केमिकल आ रहा है। मान लीजिए आपने पेस्टिसाइड्स यहाँ पे लगाए, ठीक है, मैनवरिंग वगैरह की, तो ये जो केमिकल्स यहाँ पे इस सॉइल से नीचे नीचे आएंगे और यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? मैंने आपको बोला यहाँ पे कंक्रीशंस बनते हैं। ये कंक्रीशन कैसे बनते हैं? ड्यू टू लीचड मटेरियल, ये इन्हीं केमिकल्स वगैरह से बनता है, ठीक है, ये इन्हीं केमिकल्स वगैरह से बनता है। कौन? ये जो यहाँ पे मटेरियल मैंने आपको बोला सॉलिड मास बनता है, कंक्रीशन बनता है, ये किससे बनता है? ये लीचड मटेरियल से बनता है, ठीक है। लीचिंग एक्चुअली हम किसको बोलते हैं? लीचिंग हम बोलते हैं व्हेन हम, जब हम कहते हैं टू रिमूव केमिकल्स, ठीक है, तो रिमूव केमिकल्स फ्रॉम सॉइल, उसको हम लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला जब यहाँ से केमिकल्स यहाँ पे नीचे जाएंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएंगे, इस सॉइल से नीचे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे इसका एक हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कंक्रीशन। तो अब आपने क्या देखा? सॉइल में क्या होता है? सब सॉइल में पेरेंट रॉक के पीसेज होते हैं, कंक्रीशन होता है जो किससे बनता है? लीचड मटेरियल से बनता है, तो इसी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं। और सॉइल कलर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मुनसिल कलर चार्ट। सॉइल, किसी भी सॉइल का जो कलर है ना, हम बोलते हैं ना ये रेड सॉइल है, येलो है, ब्लैक है, एलुवियल है, ग्रेश है, ठीक है। तो सॉइल का जो कलर है ना, वो हम किससे डिटरमाइन करते हैं? मुनसिल कलर चार्ट। ये एक चार्ट होता है, इससे हम ये क्या करते हैं? शाबाश, डिटरमाइन करते हैं किसी भी सॉइल का कलर, ठीक है। डिग्री ऑफ एसिडिटी, अगर मैं अब बोलना कि ये जो सॉइल है ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, तो हम किससे देखते हैं? वो हम देखते हैं बाय लॉगरिथमिक, ठीक है, पीएच स्केल, जिस तरीके से होती हैं 0 to 14 जो मैंने आपको बताई है इससे पहले भी। अगर 7 होगा तो बेसिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, 7 होगा तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो, 7 से कम है एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, ठीक है। सॉइल्स दैट आर डिफिशिएंट इन लाइम, वो सॉइल जिनमें लाइम नहीं होता है, वो सॉइल्स जिनमें लाइम नहीं होता है, वो एसिडिक सॉइल्स होती हैं। यानी कि वो सॉइल्स जिनमें लाइम की डिफिशिएंसी होती है, जिनमें लाइम एब्सेंट होता है, हम बोलते हैं कि ये एसिडिक सॉइल्स है, ठीक है। एंड दे डेवलप इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। और एसिडिक सॉइल्स कहाँ पे बनती हैं? जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। इन एंशिएंट टाइम्स सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज उर्वरा, जिसको हम फर्टाइल सॉइल बोलते हैं, और उसारा, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में 2 सॉइल्स की कैटेगरीज थी, एक को हम बोलते थे उर्वरा और दूसरे को हम बोलते हैं उसारा। उर्वरा हम किसको बोलते हैं? फर्टाइल सॉइल को। उसारा हम किसको बोलते थे? स्टीराइल सॉइल को, यानी कि जिसमें अच्छी तरीके से क्रॉप की कल्टीवेशन नहीं होती थी, जिनमें न्यूट्रेंट्स मिनरल्स वगैरह नहीं थे जिस सॉइल में, ठीक, उसको हम स्टीराइल सॉइल भी बोलते हैं। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956। तो याद रखना, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? ये 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये मतलब इंडियन सॉइल्स को ही मतलब स्टडी इन पे रिसर्च कर रही थी, स्टडीज कर रही थी। कौन? सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके बाद और एक इंस्टीट्यूट बना जिसका नाम था नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये जो द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो ना एक इंस्टीट्यूट था, तो ये किसके अंडर काम कर रहा था? ये आईसीआर के अंडर काम कर रहा था। आईसीआर का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसने भी, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है, इसने भी बहुत सारी स्टडीज की, किस पे? इंडिया के सॉइल्स पे। उसके बाद आईसीआर जो है ना, आईसीआर ने इंडियन जो सॉइल्स है ना, इनको क्लासीफाई किया, और कितने मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, ठीक है। इसमें एक उन्होंने बोला इनसेप्टिसॉलस, दूसरा बोला इंटीसॉलस, अल्फीसॉलस, वर्टीसॉलस, एरिडीसॉलस, अल्टीसॉलस, मुलीसॉलस, अदर्स,
बाकी भी इसमें बहुत सारे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको ये जो है ना, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो आईसीआर ने जो रिपोर्ट पेश किया था उसके हिसाब से, आईसीआर के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल इंडिया में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंसेप्टिसॉल, ठीक है। इंसेप्टिसॉल आप याद रखना, ठीक है। तो अब इंसेप्टिसॉल्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इनके अलग थे। आज जो है ना, आज ये जो मॉडर्न स्टडीज है ना, वो इनको बिल्कुल भी मानती नहीं है। आज हमारे एल्यूएल है, रेड है, ब्लैक है, येलो है, ठीक है, लेटेराइट है, तो इनको आज कोई मानता नहीं है। लेकिन फिर भी याद रखना, सबसे ज़्यादा इंसेप्टिसॉल्स थी, 39.74% आप लैंड जो कवर करती थी इंडिया की, ठीक है। तो ऑन द बेस ऑफ जेनेसिस अगर हम देखेंगे, ऑरिजिन, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन। ऑन द बेस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, Indian soils have been classified as alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, forest soil, peaty soil, saline soil। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सॉइल जो है ना, ये आज प्रेजेंटली जो है ना, मॉडर्न जो साइंस है वो इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वो इस सॉइल क्लासिफिकेशन को मानते हैं, ठीक। तो ऑन द बेस अगर हम देखिए ना, कलर, कंपोजिशन, ऑरिजिन के हिसाब से, तो इंडिया के जो सॉइल्स है ना, उनको हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, पीटी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो आज जो हमें डिस्कस करना है वो है एलुवियल सॉइल। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा, ब्लैक सॉइल में अलग से। तो सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम डिकन ट्रैप, यानी कि जो डिकन प्लेटू से जो हमें सॉइल मिलती है ना, वो फर्टाइल होती है। फर्टाइल को आप छोड़ दीजिए फिलहाल आप इतना याद रखना कि वो उसमें हाई मॉइस्चर होता है, हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मतलब एब्जॉर्ब कर सकती है। कौन? वो सॉयल जो डेक्कन प्लेटूस में पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती हैं और वो थोड़ी सी फर्टाइल भी होती है, लेकिन एल्यूवियल सॉयल से वो कम फर्टाइल होती है, ठीक है। और ये जो सॉइल है ना, इसको ब्लैक सॉइल बोलती है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखना कि इस सॉइल को हम बोलते हैं रिगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। ये आपको ब्लैक सॉइल इसमें पढ़ना, आप घबराइए मत, ठीक है। पता नहीं कहाँ से पॉइंट इसमें घुस गया। देखिए आप, एल्यूवियल सॉइल जो है, इट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का कवर करता है, ठीक है, यानी कि ये 40% एरिया ऑफ कंट्री कवर करता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया के कितने परसेंट एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 40% एरिया, ठीक है। यानी कि 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। दी सॉइल्स कंट्रीब्यूट टू लार्जेस्ट शेयर टू आवर एग्रीकल्चर वेल्थ, यानी कि इस पे सबसे ज्यादा क्रॉप्स की कल्टीवेशन जो है ना, वो एल्यूवियल सॉइल पे ही हो जाती है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी एल्यूवियल सॉइल से ही मिलती है। एल्यूवियल सॉइल्स आर येट इमेच्योर, ये इमेच्योर होते हैं, ये मैच्योर सॉइल नहीं होते हैं। क्यों ये इमेच्योर क्यों होते हैं, आप अभी देखोगे नीचे, ये ये एक ही जगह पे नहीं बनती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए माउंटेन से इसको रिवर्स लाते हैं, फिर किसी दूसरे जगह पे डाल देते हैं, इसीलिए ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है। ये एक ही जगह पे, मतलब इनका कोई ठिकाना मत है, ये उधर इधर भटकते रहते हैं ना, इनको उधर इधर भटकाया जाता है, ठीक है। उनको रिवर स्ट्रीम्स उधर इधर ले जाते हैं, इसलिए इमेच्योर होते हैं। एंड हैव वीक प्रोफाइल्स, और इनके प्रोफाइल्स वीक होते हैं, यानी कि अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, लेयर्स बन जाते हैं सॉइल में, ठीक है। इनके जो लेयर्स बन जाते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं। वीक क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं माउंटेन से प्लेन्स में, प्लेन से फिर डिप्रेशन में, ठीक है, इसलिए इनका जो प्रोफाइल है ना, वो वीक होता है। अगर आपसे आप कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए वीक सॉइल प्रोफाइल किस में होती है, तो वो होती है एल्यूवियल सॉइल में, ठीक है। इमेच्योर सॉइल कौन होती है? वो होते हैं एल्यूवियल सॉइल। तो दे आर डिपोजिशनल सॉइल्स, ये डिपोजिशनल सॉइल्स होती है, यानी कि ये एक ही जगह से नहीं बनते हैं, ये डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर डिपोजिशनल सॉइल्स, इनको रिवर्स डिपॉजिट करता है कहीं पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एल्यूवियल सॉइल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, देखिए, एज इन इंडो-गैंगटिक प्लेन्स, although some alluvial soils in coastal areas have been formed by sea waves। मैंने आपको पहले ही बोला, पहले भी मैं आपसे हिमालयन माउंटेन से ही मैं आपको पढ़ाते आया हूँ कि हिमालयन माउंटेन से जो सेडिमेंट्स आते हैं, वहाँ से जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स लाते हैं, एल्यूवियम जो वो लाते हैं, फिर वो नीचे प्लेन्स में वो क्या करते हैं, शाबाश, डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है कि इंडो-गैंगटिक प्लेन्स में आप देखोगे जो एल्यूवियम सॉइल है ना, वो रिवर्स की वजह से वहाँ पे आई है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करेंगे, इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज में भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती हैं, तो वहाँ पे कोस्टल एरियाज में ये एल्यूवियम सॉइल कहाँ से आई? ये एल्यूवियल या एल्यूवियम पढ़िए, एक ही बात है। ये एल्यूवियल सॉइल कहाँ से आई वहाँ पे? तो ये आई है ड्यू टू सी वेव्स, समंदर के जो वेव्स है ना, उसकी वजह से कुछ फर्टाइल सॉइल जो है ना, वो डिपॉजिट हुई है कोस्टल एरियाज में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना, एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज रिवराइन सॉइल। क्यों इसको हम रिवराइन सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको रिवर्स उधर इधर शाबाश ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं।
Thus we can say that the parent material of alluvial soil is all of transported origin, है ना। देखिए इसका कोई मतलब ठिकाना मत है, मैंने आपको पहले ही बोला। इसका जो पेरेंट मटेरियल है ना, इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है ना। यानी कि ये माउंटेन से आता है। अगर मान लीजिए गंगा प्लेन्स में, गैंगटिक प्लेन्स में या हमारे नादर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल है, वो एल्यूवियल सॉइल वहाँ पे मतलब खुद मत बनी है, वो तो ट्रांसपोर्टेड है ना। उसका जो पेरेंट मटेरियल है वहाँ, वो जो सॉइल हम वहाँ पे आज देखते हैं, उसका पेरेंट मटेरियल कहाँ पे है? वो पेरेंट मटेरियल क्या वहीं पे पहले से ही था? नहीं, पेरेंट मटेरियल उसका कहाँ से आया है? उसके सेडिमेंट्स कहाँ से आए हैं? नार्दर्न माउंटेन से आई है, हिमालयन माउंटेन से आई है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए किस सॉइल का पेरेंट जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्टेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम्स, रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स और लो लाइंग एरियाज, जो पहले ही मैंने आपको बोला। ठीक है, वैसे ये जो है ना, ये जो आज के लेक्चर्स आप पढ़ोगे ना, ये बहुत आसान है, बस फैक्ट याद रखने, फैक्ट आपको याद रखने हैं। ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ वर्ल्ड। एल्यूवियल सॉइल जो है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो बहुत खास है। अब खास क्यों है देख लीजिए। इट्स रिच इन पोटाश, इसमें पोटाश पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना। इसमें फास्फोरिक एसिड होता है, इसमें लाइम होता है, यानी कि हम बोलते हैं इसमें अल्कलीज भी होते हैं। ठीक है, लाइम जो है ना एक अल्कली है। ठीक, तो हमने कहा एल्यूवियल सॉइल जो है इट्स रिच इन पोटाश, इट्स रिच इन फास्फोरिक एसिड, इट इज रिच इन लाइम। ठीक है, इट्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इट इज रिच इन आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसमें आयरन का कंटेंट भी होता है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल जो है इसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है। ठीक, लेकिन इसमें कौन सी चीज़ होती नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। इट इज डिफिशिएंट इन फास्फोरस, इसमें फास्फोरस भी नहीं होता, लेकिन फास्फोरिक एसिड इसमें होता है। ठीक है, एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले। अब सैंडी लूम क्या होता है? सैंडी लूम का मतलब होता है सैंड प्लस क्ले। ठीक है, सैंड प्लस क्ले प्लस कुछ डेड प्लांट्स वगैरह भी। ठीक है, प्लस डेड प्लांट्स वगैरह जो होगा ना, ये जो सॉइल बनेगी उसको बोलेंगे सैंडी लूम सॉइल। क्या इसको बोलेंगे? सैंडी लूम सॉइल। सैंड प्लस क्ले प्लस डेड प्लांट्स एटसेट्रा, तो उसको बोलेंगे सैंडी लूम। यानी कि सैंडी का मतलब सैंड, लूम का मतलब है क्ले प्लस डेड प्लांट्स। तो ये जो है ना, ये कहा जाता है कि एल्यूवियल सॉइल जो है ना वो सैंडी लूम हो सकती है। यानी कि एल्यूवियल सॉइल जहाँ पे भी आप देखोगे ना, उसमें आपको सैंड देखने को मिलेगा, क्ले देखने को मिलेगी, और उसमें आपको डेड प्लांट्स देखने को मिलेंगे। या कुछ सॉइल आपको एल्यूवियल ऐसी भी देखने को मिलेगी जिसमें सिर्फ क्ले ही होगी, जिसमें सैंड वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एल्यूवियल सॉइल इज वेरी फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले सॉइल। ठीक है, A few occasional कंकर beds are also present in alluvial soil। तो alluvial soil में हमें क्या देखने को मिलते हैं? कंकर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंकर के कुछ लेयर्स भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए alluvial soil है, ठीक है, इसमें हमें कुछ कंकर के लेयर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इसमें कुछ पेबल्स के लेयर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि स्मॉल स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, कलर ऑफ alluvial soil वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। तो कलर कैसे इसका होता है? लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, याद रखना। ठीक है, इन अपर एंड मिडिल गंगा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर फाउंड। अगर हम अपर गंगा और मिडिल गंगा की बात करेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ा है इससे पहले भी, वहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स होते हैं। एक होता है खदर सॉइल, दूसरा होता है बंगर। ठीक है, खदर बंगर, याद है आपको, खदर और बंगर। ठीक, तो खदर क्या होता है? खदर होता है ओल्ड एल्यूमियम, है ना, सॉरी, खदर होता है न्यू एल्यूमियम, याद है ना आपको। बंगर होता है ओल्ड एल्यूमियम। ठीक है, ये जो है ना, ये खदर जो है ना, ये ताज़ा एल्यूमियम जो आती हैं कहाँ से? रिवर से जो आती हैं, फिर रिवर बैंक्स पर चढ़ जाती हैं, ये होता है ओल्ड एल्यूमियम। ठीक है, तो दीज सॉइल्स दैट इज बंगर एंड खदर कंटेन कैलकेरियस डिपॉजिट्स, यानी कि बंगर और खदर में भी कंकर पाए जाते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, बंगर खदर। द एल्यूवियल सॉइल्स आर मोर लूमी एंड क्लेई इन लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली। तो देख लीजिए, जो गंगा वैली और ब्रह्मपुत्र वैली है ना, गंगा के जो प्लेन्स है ना और जो ब्रह्मपुत्र वैली है, गंगा के जो प्लेन्स हैं, ठीक है, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, ठीक है, वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे जो एल्यूवियल सॉइल है ना वो ज़्यादा लूमी है। लूमी मैंने अभी आपको बोला, यानी कि वो ज़्यादा क्लेई है। ठीक है, उसमें ज़्यादा मतलब क्ले पाई जाती हैं, इसमें ज़्यादा और क्या पाई जाती है? सैंड भी थोड़ी सी पाई जाती है, और उसमें डेड प्लांट्स भी पाए जाते हैं। द वाइडेस्ट ऑकरेंस ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज इन ग्रेट इंडो-गैंगटिक प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड आसाम इन ईस्ट। तो सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में? वो इंडो-गैंगटिक प्लेन्स,
ग्रेट इंडो गैंगटिक प्लेन्स, यानी कि वो नार्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। कहाँ पे? वो नार्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, यानी कि नार्दर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? पंजाब से स्टार्ट होती है वेस्ट में, और आप वेस्ट बंगाल और आसाम तक फिर कंटिन्यू देखोगे क्या है? एल्यूवियल सॉइल, ये एल्यूवियल सॉइल है। तो मैं आपको दिखाऊंगा आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पंजाब से स्टार्ट हो जाता है ना, पंजाब से स्टार्ट हो जाती है ये जो आप डॉट डॉट वाला देख रहे हो ना, डॉट, सिर्फ आप डॉट पे फोकस कीजिए। डॉट वाला जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर आप देखोगे आसाम तक यहाँ जाता है, ठीक है? ये डॉट 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 वाला देख लीजिए बस, ठीक है? तो वेस्ट में पंजाब और यहाँ आसाम तक। एल्यूवियल सॉइल्स आल्सो ऑकर इन डेल्टाज। हाँ जी, ये कहाँ पे होते हैं? डेल्टाज में भी होते हैं। महानदी डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा में भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि वो भी कहाँ से आते हैं? वो माउंटेन से ही लाते हैं ना उसको, वो रिवर्स, वेयर दे आर कॉल्ड डेल्टिक एल्यूवियम। याद रखना, वो एल्यूवियम, वो एल्यूवियल सॉइल जो डेल्टाज में पाई जाती है उसको बोलते हैं डेल्टाइक एल्यूवियम। और वो एल्यूवियल सॉइल जो कोस्टल एरियाज में पाई जाती है उसको बोलते हैं कोस्टल एल्यूवियम, ठीक है? एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बंगर खदर वगैरह, उसमें हमने वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था एक तेराई रीजन, याद है आपको? तेराई रीजन मैंने आपको एक पढ़ाया था नॉर्दर्न प्लेन्स में, याद है आपको? तेराई रीजन याद रखना है आपको। मैंने आपको बताया पहले ही कि एल्यूवियल सॉइल में कौन सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। नाइट्रोजन डिफरेंट होता है, और क्या डिफरेंट होता है? फास्फोरस डिफरेंट होता है, ठीक? तो लेकिन अब अगर हम तेराई रीजन की बात करेंगे, तेराई रीजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तेराई रीजन में भी एल्यूवियल सॉइल होता है, बट हियर एल्यूवियल सॉइल इज रिच इन नाइट्रोजन। वहां पे आपने क्या देखा? एल्यूवियल सॉइल में क्या होता है? नाइट्रोजन जो है वो डिफिशेंट होता है। नाइट्रोजन जो है वो एल्यूवियल सॉइल में होती नहीं है। लेकिन अगर हम तेराई रीजन की बात करेंगे, ठीक है, तेराई रीजन में नाइट्रोजन होता है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, लेकिन इसमें फास्फेट नहीं होता, यानी कि इसमें फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है? कहाँ पे? तेराई वाले रीजन में जो एल्यूवियल सॉइल होती है। सम एल्यूवियल सॉइल्स आर फाउंड इन नार्मदा एंड तपी वैलीज, यानी कि नार्मदा और तपी वैली में भी एल्यूवियल सॉइल है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी वो क्रैक से फ्लो होता है ना, वो भी सेडिमेंट्स लाते हैं वो रिवर्स उसमें, ठीक? नर्मदा और तपी रिवर। नार्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात आल्सो हैव डिपॉजिट ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो नार्दर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी आप थोड़ा सा एल्यूवियल सॉइल देखोगे, विच एक्सटेंड इनटू इट थ्रू नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान। अब आप बताओगे सर गुजरात में ये कैसे हैं? देखिए, ये मैंने आपको बोला कि डॉट डॉट जो आप देख रहे हो ना, ये वाले डॉट्स, ठीक है? ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इन रीजन्स में क्या है? शाबाश, इनमें एल्यूवियल सॉइल है। तो यहाँ पे आप देखोगे गुजरात में कैसे, गुजरात में कैसे मतलब एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, तो ये एक्सटेंड होती है, ठीक है? यानी कि ये कंटिन्यू होती है यहाँ पे राजस्थान के एक छोटा सा एक यहाँ पे मान लीजिए एक स्ट्रेच है, उसी से कंटिन्यू होते हैं ये एल्यूवियल सॉइल्स यहाँ गुजरात में भी, ठीक है? बस फैक्ट्स रटने आज आपको बस इन लेक्चर्स में। मुझे पता है ना कहाँ पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे मैंने दिया, ठीक है? वहाँ पे मेरे जो, एक सेकेंड, कौन सा पॉइंट था अब? इन पेनिनसुला रीजन, इन पेनिनसुला रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट एंड इन रिवर वैलीज, ठीक है? यानी कि ईस्टर्न डेल्टाइक कोस्टर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। एल्यूवियल सॉइल इज वाइडली स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मैंने आपको पहले बोला सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ही है। ड्यू टू पोरोसिटी, पोरोसिटी का मतलब क्या है? यानी कि बहुत बहुत छोटे होल्स होते हैं इसमें, किसमें? एल्यूवियल सॉइल में। जब इसमें बहुत छोटे होल्स हैं, इसका मतलब है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है? जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है शुगर कैन, पैडी, वीट, राइस, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, सीरियल क्रॉप्स में आप बहुत ही आसानी से इसमें आप वो कल्टिवेट कर सकते हो। तो आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए वीट, राइस, टोबैको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, सीरियल क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है? तो आपका आंसर होना चाहिए एल्यूवियल सॉइल, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे अरे अरे, द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जितना आप वेस्ट टू ईस्ट जाओगे ना, तो उतना आपको ज़्यादा क्या मिलेगी? शाबाश, कली, लूमी सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है? सैंड कंटेंट जो है ना वो कम होती जा रही है, ठीक है? पंजाब से जितना आप आसाम की तरफ जाओगे ना, तो उतना आपको एल्यूएम सॉइल में सैंड कम दिखेगी, ठीक है? एल्यूएल सॉइल को हम रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं। ओ मुबारक, ये तो मैंने इसमें भी लिखा था, ठीक है? अब देख लीजिए, ये जो है ना यहाँ पे लिखा गया है, ये वाली जो सॉइल है ना, जहाँ पे आप ब्लैक कलर देखोगे ना, ये वाला, ठीक है? उसका मतलब है फॉरेस्ट सॉइल। वहाँ पे, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे भी फॉरेस्ट सॉइल है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट सॉइल। अब जहाँ पे ये वाले डॉट्स जो आप देख रहे हो ना, ये वाले डॉट्स, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी सॉइल है? एल्यूवियल सॉइल। कल आप
कल मैं आपको और एक दिखाऊंगा जिसको हम बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल, तो जिसमें आपको ये वाले डॉट्स दिखेंगे ना, ये वाले ऐसे ऐसे ये डॉट्स, तो इसका मतलब है रेड एंड ये क्या है, येलो सॉइल है इधर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दिखेगा ना, तो वो ब्लैक सॉइल, यानी कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलेंगे। और जो आप बाकी रीजन देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, थोड़े थोड़े से रीजन, ये है लेटराइट सॉइल। बाकी हम कल देखेंगे। तो आज की इस वीडियो, अब आज से मैं क्या करूँगा, रफ नोट्स बनाऊंगा। रफ नोट्स की वजह से आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और लेक्चर्स भी छोटे छोटे ही बन जाएंगे। तो कल से मैं वही करूँगा। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।